है। ठीक है, तो देखिए भाषा या व्याकरण के कितने अंग होते हैं, पता है आप लोग को? भाषा या व्याकरण के कितने अंग हैं? हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं ना, तो ये सब कुछ हिंदी में इनबिल्ट आ रहा है। मैं हिंदी बोलूं चाहे ना बोलूं, आप लोग को समझना क्या है कि जो भी चर्चाएं हो रही है सब किसके बारे में हो रही है। तो ध्यान रखिएगा, कितने अंग हैं? 3 अंग हैं। ठीक है, कौन कौन सा? एक को कहते हैं हम लोग वर्ण, एक को कहते हैं हम लोग शब्द, और एक को कहते हैं वाक्य। तो कितने अंग है हिंदी व्याकरण के या भाषा व्याकरण के? 3 अंग है। कौन कौन सा? वर्ण है, शब्द है, और क्या है? वाक्य है। देखिए जो वाक्य है वो किससे मिलकर बनता है? शब्दों से मिलकर क्या बना? जैसे हमने शब्द लिखा राम, आम, खा या खाता है, तो हम लोग क्या कर दिए, सब एक साथ करेंगे तो क्या बन गया? ये वाक्य मिल गया। तो इसी तरह जो हमारा शब्द है, वाक्य है, किससे मिलके बना? शब्दों से मिलके बना। और शब्द किससे मिलके बना? वर्ण से मिलके बना। तो वर्ण किससे मिलके बना? हाँ जी, वर्ण किससे मिलके बना? वर्ण किससे मिलके बना? हाँ, क्या बोल रहे हो? कुछ नहीं बोल रहे हो। तो वर्ण हमारा है ध्वनि से मिलके बना है। किससे मिलके बना है? याद रखना, ध्वनि ना कि ध्वनि। ठीक है, ध्वनि मतलब क्या होता है? जो हम बोल रहे हैं। ठीक है, जैसे हमने कहा अ, ये क्या है? हमारा ध्वनि है। लेकिन जब इसी को हम लिख दिए तो क्या बन गया? ये वर्ण मिल गया। ठीक है, समझ रहे हो बात को? ध्वनि क्या है? तो जो हम मौखिक तौर से बोल रहे हैं वही क्या है? ध्वनि। ठीक है, और जब हम उसी को लिख दिए तो वही क्या बन गया? वर्ण बन गया। समझ में आ रहा है बात? अगर किसी को कुछ उतारना है तो उतार लीजिए, फिर आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक, चलिए कुछ क्वेश्चन पूछता इतना ही से साथ से। आप क्या क्वेश्चन पूछता देखिए। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है? क्या होगा? और भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है? बताइए। हम्म, मौखिक में वर्ण। अच्छा, और लिखित में? शब्द। अच्छा, ठीक है, चलिए देखिए क्या है। हमने क्या कहा कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है? मौखिक मतलब क्या बोल रहे हैं? हमने क्या कहा? ध्वनि। ध्वनि सबसे छोटा है। हमने कहा कि ध्वनि को ही जब हम लिख देते हैं तो क्या बन जाता है? वर्ण बन जाता है। तो मौखिक इकाई में सबसे छोटा क्या हुआ? क्या हुआ? ध्वनि। और लिखित इकाई में क्या है सबसे छोटा? लिखित में लिखे दिए क्या? ध्वनि को ही जब लिख दिए तो क्या बन गया? वर्ण। तो याद रखिएगा कि लिखित इकाई, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है? वर्ण है। और मौखिक इकाई क्या है? ध्वनि है। और एक क्वेश्चन और पूछता है कि अगर
ध्वनि का लिखित रूप क्या है? हाँ जी, बताइए ध्वनि का लिखित रूप क्या है? क्या होगा ध्वनि का लिखित रूप? ध्वनि का लिखित रूप क्या है? अरे अभी तो बोल रहे हैं कि ध्वनि को ही लिख दे रहे हैं तो क्या हो रहा है? वर्ण। कैसे चुप रह रहे हो? बोलो, हिंदी है, बोलना पड़ेगा। ठीक है, तो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि। लिखित इकाई क्या है भाषा की? और ध्वनि की लिखित रूप क्या कहते हैं? वर्ण। ठीक है, अगर नॉर्मल क्वेश्चन पूछिए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, क्वेश्चन क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो क्या हो जाएगा? अगर मौखिक नहीं दिया है तो क्या हो जाएगा? वर्ण हो जाएगा। ठीक है, अगर मौखिक दिया है तब क्या हो जाएगा? ध्वनि हो जाएगा। और क्या हमने एक बात किया कि ध्वनि को जब लिख दिए तो क्या बना? वर्ण। वर्ण मिलकर क्या बनाया? शब्द। और शब्द मिलकर क्या बना दिया? वाक्य। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो भाषा का सबसे बड़ा कौन सा हो गया इकाई? वाक्य। ध्यान रखिए, भाषा का सबसे बड़ा इकाई क्या हो गया? वाक्य हो गया। एक हम लोग बात करते हैं, पढ़े होंगे आप लोग, वर्णमाला। क्या होता है वर्णमाला? बताइए, कोई बताएगा? पढ़े ना बचपन से, इंग्लिश में अल्फाबेट, हिंदी में वर्णमाला। बताइए क्या होता है? बताओ, पढ़े हो ना? हाँ, क्या है? अ आ इ ई उ ऊ है, यही वर्णमाला। उसको डिफाइन कीजिए ना, छोटा बच्चों को थोड़ी पढ़ा रहे हो। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला। कैसा समूह? व्यवस्थित। देखियो, कहीं ऐसा लिखे देखियो क्या? क ख, फिर इसी में आ गया ज झ। ऐसा पढ़े हो क्या? नहीं पढ़े हैं। अगर हम क वर्ग पढ़ रहे हैं तो क्या पढ़ रहे हैं? प्रॉपर क ख ग घ अंग च छ ज झ, इस तरह से पढ़ रहे हैं। तो ये क्या हुआ? ये एक तरह का व्यवस्थित समूह हुआ, एक पैटर्न हो गया। ठीक है, तो यही क्या कहलाया? वर्णमाला। वर्णमाला मतलब वर्णों का व्यवस्थित समूह क्या कहलाया? वर्णमाला कहलाया। अब बात करते हैं हिंदी में कितना वर्ण है, वर्णों की संख्या कितनी है? हट हिंदी में टोटल वर्णों की संख्या क्या है? इंग्लिश में कितने हैं? ठीक है, अंग्रेजी वाला तो सबको याद रहता है, हिंदी वाला याद नहीं रहता। तो हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितना है? 52। और इसमें क्या क्या है? तो एक होता है, इसको ऐसे कर लेते हैं हम लोग। वर्ण में अगर हम देखें तो क्या क्या मिल रहा है अपने को? एक है हमारे पास स्वर, और एक क्या है? व्यंजन। स्वर क्या होता है और व्यंजन क्या होता है? बताइए। बच्चा वाला हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, कुछ पढ़े नहीं है अभी, ये सब सब बुतरू वाला टाइप पढ़ रहे हैं हम लोग। स्वर क्या होता है और व्यंजन क्या होता है? कुछ तो आता होगा ना? स्वर नहीं पता? जिस अच्छा ठीक है, ऐसे बताओ, जैसे आता वही बताओ। चलो ठीक, आ से लेके आह तक जिसको बोलते हैं, इसको क्या कहते हैं? स्वर बोलते हैं। चलो ठीक है, स्वर क्या होता है? तो जो स्वतंत्र होता है, समझे? क्या होता है? स्वतंत्र होता है। स्वर कैसा होगा? स्वतंत्र होता है। और व्यंजन कैसा होगा? निर्भर होगा किसी पे, या जो स्वतंत्र नहीं है। ठीक, अब बात करते हैं किससे स्वतंत्र होगा। तो स्वर, स्वर का उच्चारण में किसी और का सहयोग नहीं होता। ठीक है, जबकि व्यंजन का प्रयोग में, व्यंजन का उच्चारण में स्वरों की सहायता से उच्चारण होता है व्यंजन का। ठीक है, तो स्वर क्या है? स्वर की संख्या कितनी हो गई? 13 आएगा 13। स्वरों की संख्या कितनी है? 11। ठीक है, अभी हम लोग केवल स्वर के बारे में बात करेंगे, व्यंजन का बात हम लोग अगले दिन करेंगे। ठीक है, तो अब जो भी बात करेंगे हम लोग स्वर। स्वर क्या संख्या कितनी? 11 है। कौन कौन से? क्या क्या आता है सबको लिखने, अ से लेके अह तक?
आता है? सब लोग अपने कॉपी में तुरंत लिखो तो देखना चाहता हूँ कितने लोग लिख पाते हैं। सब खा गए भाई, किसी को ही नहीं आ रहा है। चलो, स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। कौन कौन सा? अ, आ, ई, 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 उ, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक, ये क्या है? ये स्वर है प्रॉपर। इसके अलावा जो हम लोग अ, ई में पढ़ते हैं क्या है? अनुस्वार और अंग और विसर्ग। ठीक है, अब इसी को आप क्या बोल रहे हैं? तब से क्या है, कितना है? 13 है। ठीक है, यही है 13। अब गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 2 13। लेकिन स्वरों की संख्या कितनी है? 11। और वो कौन सा है? ए जो दिख रहा है यही क्या है? स्वर है। तो सर ए क्या है? ये दोनों क्या है? तो इसको हम लोग बोलते हैं अयोग्य वाह। क्या बोलते हैं? अयोग्य वाह। ठीक, एक सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है, अयोग्य वाह क्या है? कौन सा दे देगा इनमें से? कौन सा अयोग्य वाह है? तो आपसे कभी भी कोई पूछे कि हिंदी व्याकरण में स्वरों की संख्या कितनी है? 11। एक्चुअल में 13 संस्कृत में होता है। ठीक है, संस्कृत ये जो मूल स्वर के अंतर्गत आते हैं 13, तो संस्कृत में कितने हो जाते हैं? 13। लेकिन यहाँ पे क्या है, हिंदी में कितना है? 11। और इसमें दो क्या है? अयोग्य वाह। अयोग्य वाह क्या है? ना ये प्रॉपर स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं। ठीक है, इसीलिए इनको कहाँ रखा जाता है? अयोग्य वाह बोला जाता है इन्हें। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे कभी कि इसका यूज कब कब होता है, अयोग्य वाह का और क्या मतलब होता है, उसको हम लोग अभी नहीं करते। ठीक है, नहीं तो पकड़ने में कंफ्यूज होंगे। तो अ से लेके औ तक और बीच में री है। कुल मिला के टोटल कितना है? 11। क्या है हमारा? स्वर। उतार लिए है ना? ठीक है, इसके के आधार पर उत्पत्ति समझ रहे हैं? उत्पत्ति के आधार पर स्वर का विभाजन। उत्पत्ति के आधार पे क्या? स्वर का विभाजन। उत्पत्ति के आधार पे स्वर कितने प्रकार के होते हैं? उत्पत्ति समझ रहे हैं? जन्म। उत्पत्ति मतलब किसी का जन्म या ओरिजिन, वही क्या हो गया? उत्पत्ति हो गया। उत्पत्ति के आधार पर स्वर का कितने प्रकार का होता है? तो याद रखिएगा कि उत्पत्ति के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं। कौन स्वर? और एक होता है संधि स्वर। ठीक, क्या क्या हो गया? मूल स्वर और संधि स्वर। मूल स्वर नाम से ही पता चल रहा है कि ये अपने आप बना होगा, ये इसमें कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और संधि स्वर क्या होता है? किसी न किसी के मेल से बना होगा। ठीक है, तो मूल स्वरों की संख्या क्या क्या है? देखिए, जो भी है हमारे पास इतना ही है। कहां से कहां तक? तो हम लोग बात करेंगे अ, आ, ई, 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 उ, उ, री, ए, ऐ, ओ और औ। जो भी स्वरों की संख्या कितना है? 13। इसी में हमको क्लासिफाई करना है। तो याद रखिएगा, मूल स्वर क्या क्या हो गया? अ, ई, उ और री। ठीक, देखिए मूल स्वर ऐसे स्वर हैं जो बिना किसी के मेल के बने हुए हैं, जो बिना किसी से मतलब रखे हुए बने हुए हैं, अपने आप बना है। यही क्या है? मूल स्वर। और संधि स्वर के बारे में बात करें तो संधि स्वर वापस 2 भागों में बढ़ जाता है। कौन कौन सा? एक है संयुक्त स्वर और दूसरा है दीर्घ स्वर। ठीक,
उतारना उतारिए। हो गया, हो गया। तो उत्पत्ति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के? दो प्रकार के। कौन कौन सा? मूल स्वर और संधि स्वर। मूल स्वर नाम से स्पष्ट हो रहा है कि ये अपने आप बना होगा या एक किसी के सहायता से नहीं बना है, ठीक है। और संधि स्वर, संधि पढ़े हो बचपन में? आ? संधि क्या? विश संधि विशेषण क्या बोल रही है? संधि विच्छेद, ठीक है। संधि का क्या मतलब हुआ है? क्या होता है संधि का मतलब? क्या होता है? क्या होता है? जोड़ना। संधि का मतलब जोड़ होता है। तो जो जुड़कर बनता है, किससे जुड़ के बना है? तो ये दो प्रकार का संधि स्वर हो गया, एक संयुक्त स्वर और एक दीर्घ स्वर। तो संयुक्त स्वर में कौन कौन सा हो जाएगा? तो देखिए संयुक्त स्वर है क्या क्या? अ, ओ और औ। ये क्या है? संयुक्त स्वर है। कैसे बना है ये? देखिए, जब हम लोग अ और किसका, अ और ई, और एक कैसे बना? अ और ए। ए कैसे बना? अ और उ। और ए कैसे बना? अ और उ। ठीक है। तो ए जब बना तो क्या बन गया? अ और ई बना तो क्या हो गया? ए बन गया। और अ और ए इससे मिला तो क्या बन गया? ए बन गया। अ और उ से क्या बना? औ। अ और उ से बना तो औ। तो ये क्या हो गया? संयुक्त स्वर हो गया। इसके अलावा जब दीर्घ के बारे में बात करेंगे तो दीर्घ संधि पढ़े होंगे या नहीं भी तो आगे पढ़ेंगे। वो क्या हो जाएगा? पढ़े क्या होता है? क्या होता है दीर्घ संधि में? क्या होता है? समान वर्ण का मेल होता है और क्या बन जाता है? वो बड़ा हो जाता है। जैसे छोटा ऊ मिलके बड़ा ऊ हो गया। अ और अ मिलके क्या बन गया? अ और अ मिला क्या बन गया? आ हो गया। ई और ई मिलके क्या हो गया? बड़ी ई हो गया। ऊ और ऊ मिलके क्या हो गया? बड़ा ऊ हो गया। देख रहे हैं? ये तो एकदम आसान है याद रखना, और ये भी एकदम आसान है याद रखना। थोड़ा सा आपको ध्यान क्या रखना है, क्वेश्चन पूछता है कि संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं। ठीक, तो संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है? 4। कौन कौन सा? ए, ओ और औ। ठीक है, कैसे बना? तो अ और ई से मिलके क्या बना? ए। अ और ए से मिलके क्या बना? और ऊ से मिलके बना औ। अ और ऊ से मिलके बन गया औ। उतारिए। ये कैसे? ये ओ होगा, अ और ओ से मिलके, क्योंकि यहाँ पे भी देखिए यही नियम लगता है। अ और ओ है ना, ये ओ नहीं है, सब मिलके औ बन गया है। बस शांत हो जाए पटपटना तो दिमाग से ही चले। ये सबको ना अच्छे से पढ़िएगा, ये कंफ्यूजन होगा क्योंकि अभी ये स्टार्टिंग है, बहुत सारा है। हो गया? चलिए अब देखते हैं मात्रा के आधार पे। किसके आधार पे? मात्रा, या इसी को बोलते हैं उच्चारण के आधार पे। मात्रा या उच्चारण के आधार पे स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार का होता है? ये 3। कौन कौन सा? हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर और क्या? प्लुत स्वर। ठीक। हर्ष स्वर क्या होता है? इसी को हम लोगों ने क्या बोला था? छोटा स्वर, या कम समय लगे, या एक मात्रा का समय लगे, तो इसीलिए इसको क्या बोलते थे? एक मात्रिक स्वर भी बोलते थे। ठीक है, हर्ष स्वर ही क्या है? एक मात्रिक स्वर है, क्योंकि इसको बोलने में क्या होता है? कम समय लगता है। और कौन कौन सा होता है ये? अ,
ई, ऊ और री। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग मूल स्वर पढ़े थे मूल स्वर, और इसमें क्या अंतर है? तो ध्यान रखिएगा, ह्रस्व स्वर या मूल स्वर दोनों ही क्या होता है? सेम होता है, एक ही होता है, और दोनों की संख्या कितनी होती है? 4 होता है। दीर्घ स्वर में क्या पढ़े थे? वहां पे देखे थे, तो दीर्घ स्वर कितना कौन कौन था? आ था, ई बड़ी ई थी, और बड़ा ऊ, बस ना। लेकिन यहाँ पे देखिए जो बच गया सब क्या है? दीर्घ स्वर है। हाँ, संयुक्त स्वर था। अ और औ किसमें था? हम लोग अ कैसे लाए? कैसे आया था ये याद है? तो अ और ई मिला था तो क्या बन गया था? ठीक है, और अ और ए मिला तो ए बन गया। अ और उ मिला तो औ, और अ और औ मिला तो औ बन गया। ठीक है, तो एक ऐसा था, कैसा था ये? संयुक्त स्वर। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, जो टोटल 7 था वो क्या हो जाएगा? टोटल स्वर कितने हैं? 11। 11 में 4 क्या है? ह्रस्व स्वर, और 7 क्या है? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर मतलब क्या? जिसका उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे। ठीक है, तो इसमें इसीलिए इसको क्या कहते हैं? द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। और इसका क्या क्या है? जैसे आ, ई, ऊ, ए, ओ और औ, ये सब क्या है? दीर्घ स्वर है। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा है प्लुत स्वर। क्या होता है प्लुत स्वर? त्रिमात्रिक स्वर, जिसके उच्चारण में 3 मात्रा का क्या लगे? समय लगे। जैसे इसमें हमने कहा था, हमने एक बात लिखा था, क्या हम लोग लिखते हैं? अगर हम लिखे क्या? ओम, ठीक, और क्या लिख सकते हैं? राम, हम लोग बोलते हैं राम। ठीक है, तो जहां पे हमको लंबा खींचना है किसी चीज को, वही क्या है? त्रिमात्रिक स्वर है। ओम ऐसे नहीं बोलते ओम, उसको जब भी हम प्रोनाउंस करते हैं तो बाई द ओम करते हैं। ठीक है, तो वही क्या है? प्लुत स्वर। ठीक है, बस प्लुत स्वर का ध्यान रखिएगा। इसको बस इतना ही, क्वेश्चन जो मेनली पूछेगा वो ह्रस्व से और दीर्घ से, इसमें मात्रा या उच्चारण के आधार पे। एक मात्रिक स्वर बोला तो क्या हुआ हमारा? कितने होते हैं एक मात्रिक स्वर? 4। द्विमात्रिक स्वर और त्रिमात्रिक स्वर? हाँ, त्रिमात्रिक बोला ना, प्लुत। क्या है प्लुत स्वर? ही क्या होता है एक्चुअल में? अगर पूछ दे तो ए 8 होता है, लेकिन पूछेगा नहीं, आप लोग टेंशन मत लेना। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और नहीं पढ़ो तो मैं भी नहीं जानता, बस हमने पढ़ा है 8 होता है। कौन कौन? देखो ये 7 तो यही हो गया, ये दीर्घ स्वर सारा उसमें आ जाता है, और एक होगा कुछ और। ठीक है, चलिए, तो ये मात्रा या उच्चारण के आधार पे क्या होता है? ह्रस्व हो गया, दीर्घ हो गया और प्लुत हो गया। इसके आगे हम लोग क्या देखे थे? इसके आगे जो हम लोग देखने वाले हैं वो किसके आधार पे? जिह्वा के आधार पे। चलो, जिह्वा के आधार पे दिखा ये वाला मार्कर। जिह्वा मतलब क्या? जीभ के आधार पे। और हमने बताया था कि जीभ को पकड़ लो और फिर उच्चारण करो, पता चल जाएगा कहां कहां से क्या क्या निकल रहा है। तो सबसे पहले कौन सा स्वर? अग्र। कितने टाइप के होते हैं? कौन कौन सा? अग्र, मध्य और पश्च। ठीक, चलो शुरू करें। तो सबसे पहले हम लोग प्रोनाउंस करते चलेंगे और लिखते चलेंगे। अग्र मतलब क्या? ये जीभ है हमारा। ठीक है, ये क्या है? ये जीभ थोड़ी है, ये कंठ है। कंठ है, ठीक है, गला पूरा हो गया कंठ। हम लोग हिंदी में इसको कंठ बोलेंगे इसको। ठीक है, इसको दबा दो तो आदमी क्या हो जाएगा? निपट जाएगा। ठीक है, तो एक यहाँ पे क्या है? कंठ है हमारा, और यहाँ से लगा हुआ है जीभ।
एक क्या है हमारा जीभ का अग्रभाग, ठीक है, एक क्या है मध्य भाग और एक क्या है स्पर्श भाग। तो देखना है कि जीभ उच्चारण करते समय कौन सा स्वर जीभ के अग्रभाग में से उच्चारण हो रहा है, कौन सा मध्य भाग से और कौन सा स्पर्श भाग से। चलो शुरू करते हैं। अ बोलो, कहाँ जा रहा है, देखो एक कंठ वाला सबसे आखिरी है ना, ध्यान रखना। कहाँ पहुंचा, पक्का ना, ठीक है। और बोल के देखो, सब बोलो और इसके बाद बताओ कहां से क्या हो रहा है। अ बोलो और आ बोलो, अ और अ। अब बताओ कौन आगे हो रहा है कौन पीछे हो रहा है। बोलने से नॉर्मल वही हो रहा है मुंह हमारा, और जब आ बोल रहे हैं तो कहां हो जा रहा है, पीछे हो जा रहा है। तो पश्च में क्या हो गया, आ क्या हो गया पश्च, और अ बोल रहे हैं तो ए आसपास कहीं पे जोड़ लगता है, और आ बोल रहे हैं तो पीछे में जोड़ लगता है। ई बोलो, ई ई। हमारा जीभ में कंपन किधर हो रहा है, जीभ किधर हो रहा है, वाइब्रेट कुछ हो रहा है ई बोलने से, अग्र। तो ई क्या हो गया, अग्र हो गया। ई ए क्या है, अग्र हो गया। अब बताओ मेरे को ओ औ अंग और सॉरी ओ औ तक बताओ क्या है, ओ और औ कहां कहां का है। ऊ बच गया है, बोलो ऊ कहां आएगा, ऊ ऊ कहां लग रहा है, विपक्ष में ऊ। तो दोनों ऊ हो गया यहीं पे, और ओ और औ, ठीक है। तो ए अग्रभाग में क्या क्या हो गया, ई ई ए ए। अब बच गया क्या, री। कहां लग रहा है री, अग्र। तो अग्र भाग में याद रखना क्या क्या हो गया, ई ई ए री, और मध्य में अ, और आ उ ओ कहा जा रहा है पश्च में। ठीक, उतारिए। और समस्या ऐसी चलना है ना इसको, कोई डेफिनेशन नहीं लिखवा रहा मैं, आपको बस समझना। अग्र में जीवा के आधार पर, ध्यान रखिए, जीवा मतलब जीभ के आधार पे, आगे मतलब जब आगे मूवमेंट हो रहा है, जब बीच में मूवमेंट हो रहा है जीभ का, और जब पीछे हो रहा है, तो वही क्या है हमारा जीवा के आधार पे। बताता हूं, अभी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं फिर बताते हैं, हम क्वेश्चन भी बताएंगे, आप टेंशन ना लीजिए क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए अगला है हमारा मुख्य द्वार। अच्छा लिखे कि नहीं लिखे हैं, चलो लिख लो पहले, हो गया। मुख्य द्वार खुलने के आधार पे, खुलने के आधार पे मुख्य द्वार क्या होता है, ये सब स्वरों का ही विभाजन है ना, ध्यान रखना, अभी व्यंजन हम लोग नहीं शुरू किए हैं। मुख्य द्वार के खुलने के आधार पे स्वरों का वर्गीकरण, कितना प्रकार का स्वर, तीन, हर बार तीन ही आएगा क्या, कितना है, चार आ गया। कौन कौन सा, तो एक होता है विवृत, क्या है विवृत, एक होता है अर्ध विवृत, एक है अर्ध संवृत, और एक है क्या संवृत। चार प्रकार का क्या है, मुख्य द्वार खुलने के आधार पे कितने प्रकार के, चार प्रकार के, ठीक। चलो मुख्य द्वार समझते हैं, इसको बोलते हैं
ए, ठीक है, ओट वाला भाग, ठीक है। तो विपरीत क्या होता है? विपरीत का मतलब होता है, देखो इसमें वृत्त लगा हुआ है, मुख द्वार पूरा खुलेगा, जिसमें मुख द्वार क्या है, पूरा खुले। मुख द्वार कैसा होगा? पूरा खुलेगा। जहां पे मुख द्वार क्या होगा, आधा खुलेगा। अब इसमें क्या, समृद्ध मतलब बंद हो रहा है, वृत्त क्या है, बंद हो रहा है, मुख का वृत्त क्या है, बंद हो रहा है। तो जहां पे आधा बंद रहेगा, अब देखो बोले सर दोनों तो सेम ही है, आधा खुलेगा या आधा बंद रहेगा, बात तो बराबर है, आधा बंद रहेगा। और जहां ये लगभग पूरा ही बंद रहेगा, ठीक है, लगभग पूरा ही बंद रहेगा, ठीक। तो यही क्या है, अब देखो, रुको 2 मिनट, ये बहुत कंफ्यूजन करेगा, इसीलिए इसको, बाकी को कंफ्यूजन करे ना करे, ये बहुत कंफ्यूजन करता है, इसीलिए इसको अच्छे से जैसे बता रहा हूं याद रखना। विपरीत मतलब क्या बोला, मुंह पूरा खुलेगा। अ से लेके औ तक मेरे को बताओ किसमें मुंह पूरा खुल रहा है, सबसे बड़ा मुंह किसमें खुल रहा है, अ की अ। तो याद रखना विपरीत क्या है, कैसा है, विपरीत हुआ। और समृद्ध बात करते हैं, समृद्ध मतलब क्या है, मुख लगभग पूरा ही बंद रहेगा। बताओ किसमें मुख पूरा बंद हो रहा है, बताओ। किसमें, ऊ बोलो तो ऊ, और ओ, ऊ, ऊ, ओ और ओ, बोलो ई, बोलो ई। चलो इसे एक ट्रिक बता देता हूं मैं, ठीक है। समृद्ध जहां भी याद दिखे ना, उसको याद करना क्या, सुई, क्या याद रखना, ठीक है ना, सुई, सुई समझते हो ना, भोगने वाला, सुई, याद रखना, क्या याद रखना है, सुई। अरे फिर से भैया आ गया, क्या याद रखना है, सुई। देखो सुई में क्या क्या है, स से क्या हो गया, समृद्ध, और क्या है, ऊ है, मतलब ऊ और ऊ, और क्या है, ई है, ई और, ये चार किसमें आएगा, समृद्ध में आएगा, याद रहेगा। ये दो ठोका तो हो गया, विपरीत का कोई टेंशन नहीं, जिसका मुंह सबसे बड़ा खुले वही क्या है, विपरीत है, ठीक है। और समृद्ध क्या, जिसका मुंह लगभग बंद रहे, ठीक है, पूरा ही खुल जाए, बंद हो जाए, ठीक है। तो समृद्ध, जैसे ऊ ऊ, ई ई, लगभग बंद हो रहा है। अब क्या बचा हमारे पास, ए एक और चार, पांच का तो कहानी पूरा हो गया। अब क्या, कितना बचा, 6 बचा। अब बताओ मेरे को, ए, ओ, कहां होगा, आप लोग खुद सोचो और बताओ एक बार, गलत होता है तो होने दो, हैं? देखो एक है जिसमें आधा, लगभग मुंह इससे थोड़ा सा ज्यादा खुलेगा, ऊ ऊ, ई से ज्यादा मुंह किसमें खुलेगा, हल्का ज्यादा किसमें खुलेगा, में आधा खुलेगा, अ आ में ज्यादा खुला, फिर उससे कम किस में खुल रहा है, में। तो अर्धवृत्त में क्या आ गया, आ गया। इसके बाद ए, अच्छा, ए की ए, एक बार कोशिश करो और बताओ, ए की ए, ए की ए, ए की ए, ए की ए, मुंह किस में ज्यादा बड़ा खुल रहा है, ए में ज्यादा बड़ा है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ए। तो ये एक बचा है, ए कहां हो जाएगा, यहां हो जाएगा। अब बोलो, ओ की औ, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा,
औ, मुंह किसमें कम खुल रहा है? समझे? ये बड़ा कंफ्यूजन है, इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक, फिर से आप देख लीजिए, विवृत क्या हुआ, जिसमें मुख्य द्वार क्या है, पूरा खुले। और छोड़ो, पूरा छोटा का छोड़ो, सबसे बड़ा मुंह किसमें खुल रहा है? आ। इससे बड़ा तो और आ से लेके औ तक में किसी में नहीं खुल रहा है। और हमने कहा समृद्ध क्या बता दिया, क्या है समृद्ध? जिसमें मुंह बंद रहे। और इसको बंद रहे याद रहे ना रहे, क्या याद रखना है? समृद्ध मतलब सुई। क्या देना है? सुई। स से क्या हो गया? समृद्ध। उ से उ की मात्रा और ई से ई की मात्रा। अब देखना है, ये 4 का 5 का तो कहानी खत्म हो गया। अब देखो अर्ध विवृत और अर्ध समृद्ध, मुंह किसमें ज्यादा खुलेगा? वो किसमें जाएगा? अर्ध विवृत में। और मुंह किसमें कम खुलेगा? किसमें जाएगा? अर्ध समृद्ध में। तो मुंह किसमें ज्यादा खुला? ए। आ तो पक्का है कि यहां ही आएगा, बचा गया ए, औ और ए और ओ। तो जो बड़ा है, जिसमें ज्यादा मुंह खुला, वो क्या हो जाएगा? अर्ध विपरीत। और जिसमें कम मुंह खुला, वो क्या हो गया? अर्ध समृद्ध। ठीक है, चलिए ये हो गया। कोई दिक्कत? उतारना है तो उतार लो। अरे इधर आने का, आगे चले। चले, अब देखते हैं ओठों की स्थिति के आधार पे, ओठों की स्थिति के आधार पे, ओठों की स्थिति के आधार पे कितने? 2 होता है। कौन कौन सा होता है? एक होता है आवृतमुखी और एक होता है वृत्तमुखी। आवृतमुखी और एक होता है वृत्तमुखी। ठीक, अब देखो क्या लिखा हुआ इसमें? अ धन वृत्त धन मुखी। ठीक है, क्या हो गया? अवृत्तमुखी। वृत्त क्या होता है? गोल। और इस और मुखी मतलब मुंह, जिसमें मुंह क्या हो? गोल हो बोलने समय। और अ लग गया है, तो इसका मतलब क्या है? कि गोल नहीं होगा। तो इसीलिए इसको बोलते हैं गोलक भी, और इसको बोले हैं अगोलक भी। ठीक है, ओठों की स्थिति के आधार पे स्वरों कितने भेद? 2 भेद। क्या क्या? एक वृत्तमुखी और एक आवृत्तमुखी, जिसमें होठ क्या हो रहा है? गोल हो रहा है, वो क्या है? वृत्तमुखी। और जिसमें होठ क्या है? गोल नहीं होगा। अभी तो एकदम आसान है, आप लोग खुद सोच के देख के बताओ क्या क्या है, किसमें होठ गोल होगा? ऊ, वेरी गुड। और क्या होगा? ओ। और कोई होगा? क्या क्या होगा? ए हमेशा ओठ या गोल वाला स्थिति ऊ हमेशा रहेगा उसमें। जहां भी ओठ वाला काम आया, ऊ रहेगा ही, गोल हो रहा है। ठीक है, तो ऊ, ऊ, ओ और ओ। बाकी जो बचा उसमें क्या होठ गोल होगा? नहीं होगा, सब क्या हो जाएगा? आवृतमुखी। लिख लो, इन 4 को छोड़ के बाकी सब क्या है? आवृतमुखी। ठीक, अब एक पूछता है ओठों की स्थिति के आधार पे और भी, और इसको भी ऐसे ही लिखना। लिख लियो ना? ओठों की स्थिति के आधार पर, ये भी वही है ना? ये होता है, ये 3 तरह का होता है। एक का नाम है आपका अवर्तुल। अवर्तुल। एक है वर्तुल और एक है अर्धवर्तुल। ठीक, क्या क्या बोला? अवर्तुल, अर्धवर्तुल। वही है, इसमें भी मुख क्या हो रहा है? गोल ही बनेगा। ठीक है, वर्तुल में क्या होगा? मुख कैसा बनेगा?
गोल। ठीक है, और हमने पढ़ा क्या क्या है वर्तुल में, तो ऊ, ऊ, ओ और ओ, ये क्या हो गया, वर्तुल। अब बात करते हैं यहां पे, देखो इतना जो पढ़े हैं ना, इसी में कुछ अवर्तुल होगा और कुछ अर्धवर्तुल होगा। तो जिसमें ई बोलो, ई, ए और ए, हो गया। और अर्धवर्तुल में अ, आ। लेकिन आपको बताता चलूं कि इसमें अर्धवर्तुल में सिर्फ आ आता है। तो ये है हमारा, अगर वर्तुल पूछ दिया, वर्तुल पूछ दिया और अर्धवर्तुल पूछ दिया, तो ये है कहानी। आ नहीं आता इसमें। ठीक है, चलिए। हाँ जी, हल्ला करके गड़बड़ा दिया माहौल, नहीं तो आज इसको पूरा ही खत्म ही है, लगभग 5-10 मिनट का रहेगा, तो उसको नेक्स्ट डे पढ़ लेंगे। अभी आपका मैथ्स क्लास का टाइम हो रहा है। ठीक है, तो अभी हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन कैसे पूछता है। एक मैं क्वेश्चन देता हूं, ई, इनमें से क्या है। ठीक है, ई क्या है, ह्रस्व है, मूल है, दूसरा दीर्घ है, संयुक्त है, ये सब में स्वर है ना। ठीक है, तीसरा अवर्तुल है, चौथा, और क्या पढ़े थे हम लोग, विवृत है, पांचवा, और कुछ पढ़े है ना। चलो एक और लिख लेते हैं, अग्रस्वर है। ठीक है, मान लो ये है क्वेश्चन, इसमें क्या क्वेश्चन दिया रहेगा, एक तो ये दिए रहेगा कि इनमें से सही क्या है। क्या क्या सही लग रहा है आपको, ह्रस्व स्वर भी है और मूल स्वर भी है। ठीक है, ये सही है। ठीक है, अब इसमें आते हैं, दीर्घ और संयुक्त है क्या, नहीं है, तो ये तो नहीं है। तीसरा अवर्तुल है कि नहीं है, हमने अभी बोला। वर्तुल में क्या क्या है, तो उ, और अर्धवर्तुल में क्या है, आ, बाकी आ को छोड़ के जो बचा वो क्या है, अवर्तुल है। विवृत्त क्या है, याद करो, जिसमें मुख क्या हो रहा था, बड़ा सा खुल रहा था। तो ये क्या ई विवृत है, नहीं है। ठीक है, अग्रस्वर है, मध्य स्वर है, पश्च स्वर है, कैसा है, अग्रस्वर है। तो अब क्या है, एक तो तरीका ये है कि आपको 4 ऑप्शन देता है, जैसे मान लो लिख देता ह्रस्व है, दीर्घ है, विवृत है, या इनमें से कोई नहीं है। क्वेश्चन क्या है, ई क्या है, तो आपको बताना है क्या है, सही आंसर क्या है, ये 4 में से बताना है। तो किसको टिक कर दे, हरस को, बाकी तो गलत है ना। ठीक है, एक तरह ए पूछता कि मान लो यहां पे संयुक्त कर देता, क्या कर देता, संयुक्त कर देता, अब क्या होगा इसका आंसर, यहां पे है इनमें से कोई नहीं, तो क्या हो जाता, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, एक तो ये पैटर्न होता है, सीधा सीधा देखा, एक सही, दो सही, तीन सही, चार सही। एक क्या पैटर्न हो सकता है इसका, देखो केवल एक सही, इसमें से ले रहे हैं ना, अभी जो हम 5 ऑप्शन लिखे तो वहां से केवल एक सही। ठीक है, अब ले लो केवल 2 सही, केवल 3 सही, केवल 4 सही, केवल 5 सही। इसके अलावा आपको लिख सकता है 1 और 2 सही। ठीक है, 1 2 3 सही। ठीक है, 1 और 3 सही, 1 और 5 सही। अब बताना है क्या है, तो इस तरह से कुछ भी लिखिएगा, जो आपको जो सही आया है उसके हिसाब से हमको ऑप्शन टिक कर देना है। तो एक तो हम लोग देखें एक सही है, तो क्या इसका आंसर केवल एक सही होगा, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 भी दिख रहा है। तो जिस ऑप्शन में 1 और 3 दोनों हुआ, वही क्या हो गया, हमारा सही हो गया।
ठीक है, आज हम लोग स्वर पढ़े हैं, एक आध छोटा सा, ठीक है। कल के क्लास में हम लोग व्यंजन के बारे में देखेंगे। और देखो जो क्लास कर रहे हैं वो रेगुलर करना, छोड़ना मत क्लास को, ये चालू है। और ध्यान रखिए, आप लोग को फिर से बता दे रहा हूं कि मंडे से कितने बजे से, 11:30 बजे से क्या शुरू हो रहा है, भारत का सामाजिक अध्ययन। और उसमें सबसे पहला टॉपिक जो हम लोग लेने वाले हैं, क्या, इंडियन ज्योग्राफी, यानी कि भारत का भूगोल, ठीक है। इसके अलावा जैसे ही मैं इसको पहला सप्ताह पूरा पढ़ाऊंगा, एक सप्ताह तक, उसके बाद जैसे दूसरे सप्ताह में आएंगे, आधा दिन हमारा छत्तीसगढ़ का जीएस चलेगा और 3 दिन क्या चलेगा, इंडिया का जीएस। इस तरह से चलेगा ये, ठीक है, ताकि आपका जो इंडिया जीएस है वो लगभग नवंबर तक कंप्लीट करके दे दें हम, ठीक है। और इसके अलावा जो बाकी बैच चल रहा है वो चलेगा ही, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में।